नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त सौगात की एक बात का। सौगात की एक बात में आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने के मुद्दे पर बीजेपी ने देश के अलग अलग राज्यों में जोरदार प्रदर्शन किया और विपक्ष से माफी की मांग की। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में पुलिस ने कर्नाटक से 7वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कोर्ट ने बाकी 6 आरोपियों को 15 दिन के लिए फिर रिमांड में भेज दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर गोलीबारी करने वाले आतंकियों को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया, जबकि आतंकियों के हमले में 4 जवान शहीद हो गए और 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत के बाद लोगों से सावधानी बरतने की अपील के बीच देश भर में नए वेरिएंट JN.1 के अब तक 21 मामले सामने आए। बड़ी खबर आई लखनऊ से। वहां के अकबरपुर इलाके में अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान वहां प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे बीजेपी नेता को भी हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इस बवाल के बीच ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आ गया और कोर्ट ने 22 जनवरी तक अकबरपुर के उस इलाके में किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद वहां रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन इस फैसले के आने से पहले लखनऊ के अकबरपुर के उस इलाके में जमकर बवाल हुआ, क्योंकि अवैध इमारतों को गिराने के लिए जैसे ही पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंची, वहां रहने वाले लोगों ने मोर्चा खोल दिया और जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए और उसके बाद वहां हालात तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें कुछ लोग भागते नजर आए और पुलिस उन पर लाठियां बरसाती दिखी। इस दौरान बीजेपी के एक नेता भी लोगों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हंगामा करने लगे। ऐसे में जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से ही भिड़ गए और उसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। ऐसे में भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। बताया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पुलिस के साथ वहां अवैध इमारतों को गिराने पहुंची थी और इसी दौरान वहां के लोग इस कार्रवाई का विरोध जताने लगे। लेकिन वहां हालात तब और बिगड़ गए जब खुद को बीजेपी का महानगर मंत्री बताने वाले मंगल झा नाम के नेता को पुलिस ने घेर लिया और उन पर लाठियां बरसा दी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उनके वहां पहुंचते ही प्रदर्शन उग्र हो गया। और ऐसा होते ही सबसे पहले पुलिस की नजर में खुद को बीजेपी का महानगर मंत्री बताने वाले मंगल झा ही आ गए। इसके बाद तो वो पुलिस की घेरेबंदी में बुरी तरह फंस गए और पुलिस के जवान उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाने लगे। इसकी जो तस्वीर आई उसमें लाठीचार्ज के दौरान पुलिस उन्हें भी लाठियां मारती दिखी। जहां एक तरफ एक पुलिसकर्मी ने पीछे से उन पर 2 बार लाठियां बरसाई, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिसकर्मी उन्हें धक्का मारते दिखे और इस दौरान वो कई बार अपनी टोपी संभालते नजर आए, लेकिन वहां जारी धक्का मुक्की के बीच एक पुलिसकर्मी ने उनकी टोपी खींच ली। इसके बाद वहां 2 महिला पुलिसकर्मी भी आईं और उन्होंने उनका बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच भीड़ में किसी ने उनके मुंह पर मुक्का जड़ दिया और उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी आगे से उनका कुर्ता खींचते दिखे तो दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें पीछे से खींचते हुए वहां से ले जाने की कोशिश करने लगे। और इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि जैसे ही पुलिस वहां अवैध इमारतों को गिराने पहुंची, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान खुद को बीजेपी का महानगर मंत्री बताने वाले मंगल झा भी वहां नारेबाजी में जुट गए। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी के महानगर मंत्री को हिरासत में ले लिया। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें पुलिस उनके कपड़े पकड़कर उनको खींचकर वहां से ले जाती दिखी। तस्वीरों में एक पुलिसकर्मी अपने एक हाथ से उनकी गर्दन को पकड़े नजर आए तो दूसरे हाथ से उनके एक हाथ को पकड़ते दिखे। वहीं एक दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें पीछे से धक्का मारते हुए वहां से ले जाते दिखे। इस दौरान जब उन्होंने खुद को छुड़वाने की कोशिश की तो एक पुलिसकर्मी ने उनकी कॉलर पकड़ ली और उन्हें खींचकर वहां से ले गए, क्योंकि आरोप है कि उनकी अगुवाई में प्रदर्शन कर रही भीड़ उग्र हो गई और पुलिस के साथ भिड़ने लगी और उसी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए।
लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की कार्रवाई नहीं रुकी और वहां मौजूद कई अवैध इमारतों को ढहा दिया गया। इसके बाद बिल्डिंगों को तोड़ने के काम में लगी टीम को वहां रहने वाले लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और वो सड़कों पर आकर हंगामा करने लगे। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें प्रशासन का बुलडोजर वहां बनी अवैध दुकानों को तोड़ने के लिए तैनात नजर आया और उसे देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और वो प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने लगे। ऐसे में प्रशासन की ओर से उन लोगों से वहां से हटने की अपील की गई। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला हाथ जोड़कर प्रशासन से कार्रवाई रोकने की गुहार लगाती नजर आई। सब तोड़ने लगे, दुकानें सब तोड़ दिया, अब हम लोग सामान निकाल रहे, सामान भी नहीं ले जाने दे रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान वहां रहने वाले लोगों ने जमकर बवाल मचाया, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन अपनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटा और वहां मौजूद कई अवैध मकानों और दुकानों को तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन अचानक उस वक्त उन लोगों की जान में जान आ गई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 जनवरी तक वहां किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। वहां अवैध तरीके से बनाई गई कई इमारतों को ध्वस्त करने के लिए एक बड़ी टीम पहुंची थी। लेकिन प्रशासन को अपना बुलडोजर रोकना पड़ा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 जनवरी तक अकबरपुर के उस इलाके में किसी भी तरीके की तोड़फोड़ कर रोक लगा दी। दरअसल वहां रहने वाले कुछ लोगों और दुकानदारों ने कोर्ट में याचिका डालकर लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन इससे पहले कि कोर्ट से कोई निर्देश आता, सुबह प्रशासन बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण को ढहाने पहुंच गया। हालांकि दोपहर होते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी। लोगों ने दलील दी थी कि वो कई सालों से वहां रह रहे हैं, लेकिन अचानक प्रशासन की तरफ से उन्हें मकानों और दुकानों को खाली करने का नोटिस दे दिया गया। बड़ी खबर आई दिल्ली में एक कारोबारी के घर पर हुई फायरिंग से जुड़ी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम ने फायरिंग करवाने वाले मास्टरमाइंड को दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम नरेंद्र यादव बताया गया, जो यूपी के कानपुर का रहने वाला है। पुलिस का दावा है कि आरोपी नरेंद्र के इशारे पर ही करीब 1 महीने पहले 30 नवंबर को दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले कारोबारी गौरव त्यागी के घर पर फायरिंग की गई थी। उस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था और उस वीडियो में बाइक सवार 2 बदमाश कारोबारी के घर पर गोली चलाकर फरार होते दिखाई दिए थे। और इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी, क्योंकि इस वारदात को रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने करीब 1 महीने बाद इस वारदात के मास्टरमाइंड बताए जा रहे नरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस का दावा है कि नरेंद्र यादव के इशारे पर ही 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में एक बदमाश दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले कारोबारी गौरव त्यागी के घर के अंदर पिस्तौल से गोली चलाता नजर आया। ये वीडियो पिछले महीने की 30 तारीख का बताया गया। पुलिस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें दोपहर के वक्त एक बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश कारोबारी के घर के सामने पहुंचे। तभी बाइक पर पीछे बैठा एक बदमाश नीचे उतरा और फिर दौड़ते हुए कारोबारी के मकान के दरवाजे पर पहुंच गया। घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। वहां पहुंचने के बाद उस बदमाश ने पिस्तौल से घर के अंदर गोली दाग दी। फायरिंग करने के बाद वो बदमाश अगले ही पल वहां से भाग निकला। वो दौड़ते हुए अपने साथी के पास पहुंचा और फिर दोनों किसी के कुछ भी समझने से पहले वहां से फरार हो गए। हालांकि करीब 1 महीने बाद पुलिस ने इस घटना के मास्टरमाइंड नरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस वारदात को अंजाम देने का मकसद कारोबारी को डराना और उससे पैसों की उगाही करना था, क्योंकि जांच के दौरान ये बात सामने आई कि फायरिंग करने वाले बदमाशों ने उस कारोबारी से 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। और इसके लिए गोली चलाने वाले बदमाश ने कारोबारी के घर में एक पर्ची भी फेंकी थी। पुलिस के मुताबिक कारोबारी के घर पर गोली चलाने वाले दोनों बदमाश नाबालिग हैं और उन्होंने पैसों के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उनका मकसद बिल्डिंग मटेरियल
यानी निर्माण से जुड़ा सामान सप्लाई करने वाले कारोबारी गौरव त्यागी से पैसों की अवैध वसूली करना था। इसी वजह से 30 नवंबर के इस वीडियो में गोली चलाने से पहले बदमाश कारोबारी के घर के अंदर एक पर्ची फेंकता नजर आया। पुलिस के मुताबिक उस पर्ची पर कारोबारी से लाखों रुपए की डिमांड की गई थी। उसमें एक्सटॉर्शन की पर्ची भी फेंकी गई थी, जिसमें गोगी गैंग के नाम से 50 लाख रुपए डिमांड किए गए थे। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। फौरन मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। बाद में पुलिस ने इस वारदात में शामिल दोनों नाबालिग बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। और सूत्रों का दावा है कि उन दोनों नाबालिग बदमाशों ने पुलिस के सामने वारदात से जुड़ा हर एक राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने कारोबारी गौरव त्यागी से पैसे निकलवाने के लिए गोगी गैंग के नाम का इस्तेमाल किया था। जबकि सूत्रों का दावा है कि इस वारदात में शामिल बदमाशों का गोगी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि आरोपी नरेंद्र यादव को ये बात अच्छी तरह पता थी कि कारोबारी गौरव त्यागी से पैसा निकलवाना आसान काम नहीं है, इसलिए उसने वसूली के लिए गोगी गैंग का नाम इस्तेमाल किया था, ताकि डर की वजह से कारोबारी उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। ये वही गोगी गैंग है जिसके गुर्गों ने इसी साल दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सूत्रों का दावा है कि आरोपी नरेंद्र यादव ने दोनों नाबालिग बदमाशों को पैसों का लालच दिया था और उन्हें अपनी इस साजिश में शामिल कर लिया था। कारोबारी को डराने के लिए उसने दोनों नाबालिगों से उनके घर पर गोली चलवाई और फिर पर्ची फेंककर उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। हालांकि पुलिस ने 1 महीने के अंदर गोली चलाने वाले दोनों बदमाशों के साथ साथ साजिश रचने वाले नरेंद्र यादव को भी दिल्ली के नजदीक नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि आरोपी नरेंद्र यादव ने दुबई के नंबर से कारोबारी गौरव त्यागी को धमकी भरे मैसेज भेजकर उनसे पैसों की मांग की थी। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि आरोपी नरेंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है और उस पर दिल्ली के रानी बाग इलाके में पहले से ही एक केस दर्ज है। हालांकि पुलिस की पूछताछ में आरोपी नरेंद्र यादव ने कारोबारी के घर पर गोली चलाने वाले और उसके पीछे की पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में उसने बताया कि वो पहले दुबई में नौकरी करता था, लेकिन बाद में उसने वहां लैपटॉप का कारोबार शुरू कर दिया था। इसका आना जाना दुबई में रेगुलर है और ये दुबई में लैपटॉप ट्रेडिंग का काम करता था। सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में आरोपी नरेंद्र ने ये भी बताया कि उसे अपने एक दोस्त से मुंबई का नंबर हासिल किया था और वो उसी नंबर से लोगों को दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे वसूलता था। उसी दौरान उसने उसी नंबर से कारोबारी गौरव त्यागी को भी कई धमकी भरे मैसेज भेजे थे और उनसे गोगी गैंग के नाम पर 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। बाद में डराने के इरादे से उसने 2 नाबालिग लड़कों की मदद से उनके घर पर गोलियां चलवाई थी। बड़ी खबर आई उपराष्ट्रपति की नकल के मामले में छिड़ी सियासी लड़ाई से जुड़ी। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति की नकल के मामले पर देश के कई हिस्सों में जबरदस्त प्रदर्शन किया और राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर अपना गुस्सा जताया। बीजेपी ने मांग की कि राहुल गांधी इस मामले पर माफी मांगे। बीजेपी ने संसद के अंदर भी ये मुद्दा उठाया और मांग की कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर माफी मांगे। बीजेपी ने 2 टूक बोल दिया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारना और उसका वीडियो बनाना दोनों ही उपराष्ट्रपति का अपमान है। अपना विरोध जताने के लिए बीजेपी ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी किया और इन हिस्सों में बंगाल का हुगली भी शामिल है। वहां प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई, क्योंकि पुलिस के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क रोककर प्रदर्शन किया और इसी वजह से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू किया। फिर क्या था, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हो गई। हालत ये हो गई कि एक पुलिस वाला प्रदर्शन में शामिल लोगों को पीछे धकेलता नजर आया। इस बीच दूसरे पुलिस वाले कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगे। एक कार्यकर्ता को तो वो कॉलर खींचते हुए गाड़ी के अंदर ले गए। उस कार्यकर्ता ने इसका विरोध भी किया।
लेकिन विरोध बेअसर रहा, क्योंकि एक पुलिस वाले ने उसका कॉलर पकड़ा था और दूसरा उसे खींचते हुए गाड़ी तक ले गया। और कुछ इसी तरह बंगाल के हुगली में कई और बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इसके बाद वहां मौजूद दूसरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध भी किया और इस वजह से धक्का मुक्की और बढ़ गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। इस बात से पुलिस वाले भड़क गए। उन्होंने प्रदर्शन करने वालों को पीछे हटाना शुरू किया, लेकिन ये काम आसान नहीं था। उन्हें खूब पसीना बहाना पड़ा, क्योंकि वो जितना लोगों को धक्का देते वो उतना आगे बढ़ने की कोशिश करते। इससे पुलिस की चुनौती बढ़ गई। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं। उन्होंने भी पुलिस के एक्शन का विरोध किया और आगे बढ़ी। इस वजह से पुलिस की परेशानी बढ़ गई। एक पुलिसकर्मी तो अकेले ही उन महिलाओं को हटाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं रुके। उल्टा उन्होंने पूरी ताकत से पुलिस के एक्शन का विरोध किया। हुगली में इस धक्का मुक्की से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर कल्याण बनर्जी का पुतला जलाया। ये सब पुलिस के सामने हुआ। वो ताली बजाते हुए प्रदर्शन करते रहे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बात बढ़ गई, क्योंकि पुलिस के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आवाजाही रोक दी और इसीलिए बीजेपी के प्रदर्शन में उसके कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। हुगली के अलावा देश के कई और हिस्सों में कल्याण बनर्जी के पुतले जले और विपक्षी गठबंधन के खिलाफ नारे लगे। और इन जगहों में पटना भी शामिल है। वहां के इनकम टैक्स चौराहे पर जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कल्याण बनर्जी का बड़ा सा पुतला जलाया और विपक्षी गठबंधन के खिलाफ नारे लगाए। पुतले के गले में कुछ तख्तियां भी लटकी थी और जलने के बाद जब पुतला जमीन पर गिरा तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे घेर लिया। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलते हुए पुतले को डंडों से मारा और वहां मौजूद बाकी लोग कल्याण बनर्जी के खिलाफ नारे लगाते रहे। बीजेपी ने ऐसे प्रदर्शन देश के कई हिस्सों में किए, क्योंकि वो चाहती है कि उपराष्ट्रपति की नकल के मामले में विपक्ष माफी मांगे। और इसीलिए उसने जगह जगह प्रदर्शन किए। जम्मू और जयपुर में भी बीजेपी के लोगों ने विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया। बीजेपी का कहना है कि इस मामले में जितनी गलती कल्याण बनर्जी की है, उतनी ही गलती राहुल गांधी की भी है। और इसीलिए जम्मू में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस से माफी की मांग की गई। वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भले ही कल्याण बनर्जी का पुतला जलाया, लेकिन नारे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लगाए। जयपुर में तो बीजेपी कार्यकर्ता दो पुतले लेकर पहुंचे। उन्होंने इस पूरे मामले को किसान समुदाय का अपमान बताया और केवल कल्याण बनर्जी का ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी का भी पुतला जलाया। राजस्थान के झुंझुनू में भी यही हुआ। वहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गांव में प्रदर्शन हुआ। लोग इकट्ठा हुए और एक बड़ा सा पुतला जलाया, लेकिन नारे उन्होंने राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी दोनों के विरोध में लगाए। यानी बीजेपी ने केवल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे के पूरे विपक्षी गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। और दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दिल्ली के जंतर मंतर पर तो बीजेपी के अलावा जाट समुदाय के लोगों ने भी विपक्षी गठबंधन के खिलाफ गुस्सा दिखाया। और उसके कई बड़े नेता जंतर मंतर पहुंचे। हाथों में तख्तियां लिए ये बड़े नाम विपक्षी गठबंधन पर अपना गुस्सा दिखाते दिखे। वहीं जंतर मंतर के दूसरे हिस्से में खाप पंचायत और अखिल भारतीय जाट महासभा के लोग जुटे। इन लोगों ने कोई पुतला तो नहीं जलाया, लेकिन इनके हाथों में तख्तियां और बैनर ये बता रहे थे कि ये जगदीप धनखड़ के मामले में गुस्से में है। इन लोगों ने तो राहुल गांधी की माफी की मांग भी की और अल्टीमेटम दिया कि माफी नहीं मांगी गई तो उनका आंदोलन और बढ़ जाएगा। अकल को अपने ठीक कर लो, माफी मांग लो, जितना जल्दी मांग लोगे ठीक रहोगे। ये सारा गुस्सा इसलिए है क्योंकि 2 दिन पहले संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। वो उनकी नकल उतारते दिखे थे और सामने खड़े राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे। इस दौरान आसपास मौजूद विपक्षी सांसद हंसते नजर आए थे। विपक्षी सांसदों ने ये प्रदर्शन इसलिए किया था क्योंकि कई विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। और इसी दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। और इसी बात पर बीजेपी ने देश के कई हिस्सों में कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला जलाया था। इस बीच विपक्षी सांसदों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा और विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी सबसे आगे नजर आए। इन नेताओं के अलावा कुछ और विपक्षी सांसद भी उनके साथ बैनर लेकर मार्च का हिस्सा बने। विपक्ष के सांसदों का संसद भवन से मार्च शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी, अधीर रंजन चौधरी तमाम विपक्षी सांसद हैं। ये प्रदर्शन विपक्षी सांसदों का था, इसीलिए इसमें कई विपक्षी सांसद शामिल हुए, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी नजर नहीं आए। हालांकि प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हुए और उन्होंने विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर अपना गुस्सा दिखाया। क्योंकि विपक्षी सांसदों के निलंबन का सिलसिला लगातार जारी है। लोकसभा से 3 और सांसदों के निलंबन के बाद यह आंकड़ा 146 पहुंच गया। क्योंकि लोकसभा से 3 और विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए। ये तीनों सांसद नकुल नाथ, डीके सुरेश और दीपक बैज हैं और इन सांसदों के निलंबन के बाद संसद से निलंबित होने वाले सांसदों का आंकड़ा 146 पहुंच गया। इन निलंबित सांसदों में 112 लोकसभा और 34 राज्यसभा सांसद हैं। और इन निलंबित सांसदों के संसद में घुसने पर रोक है और इसीलिए विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। क्योंकि 14 दिसंबर को 13 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद को निलंबित किया गया था और 18 दिसंबर को 45 लोकसभा के और 33 राज्यसभा के सांसद निलंबित हुए थे। फिर 19 दिसंबर को 49 लोकसभा सांसद, 20 दिसंबर को 2 और 21 दिसंबर को 3 लोकसभा सांसद निलंबित हो गए। और इस बीच पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का मास्टरमाइंड ललित झा नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि इस घटना की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की टीम ने इस खतरनाक साजिश में शामिल 2 और संदिग्धों की पहचान की है। और इसी वजह से सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि संसद के अंदर और बाहर हुए इस बवाल का मास्टरमाइंड कोई और है। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई थी। उस रोज संसद की सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए 2 आरोपी मनोरंजन और सागर सदन के अंदर दाखिल हो गए थे। दोपहर करीब 1 बजे दोनों ने दर्शक दीर्घा से लोकसभा में छलांग लगा दी थी। उनके कूदने के बाद वहां कोहराम मच गया था। हालांकि वहां मौजूद सांसदों ने दोनों को पकड़ लिया था, लेकिन पकड़े जाने से ठीक पहले दोनों आरोपियों ने वहां स्मोक अटैक किया था। ठीक उसी समय संसद के बाहर भी आरोपी नीलम और अमोल ने बवाल कर दिया था। उस मामले में पुलिस इन चारों आरोपियों के अलावा ललित झा और उसके दोस्त महेश को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने इस साजिश में शामिल 2 और आरोपियों की पहचान की है और इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि इस घटना का मास्टरमाइंड ललित झा नहीं बल्कि कोई और है। और उसी के इशारे पर 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई गई थी। दिल्ली पुलिस ने जिन 2 लोगों की पहचान की है उनमें एक का नाम साई कृष्ण है और वो कर्नाटक के बागलकोट का रहने वाला है और आरोप है कि वो भी संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश में बराबर का भागीदार है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी साई कृष्ण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो संसद में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मनोरंजन का दोस्त है। आरोपी मनोरंजन कर्नाटक के मैसूरू का रहने वाला है और वो सेंधमारी की इस साजिश में शामिल सागर के साथ संसद में दाखिल हुआ था और वहाँ कलर स्प्रे करके उसने दहशत फैला दी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी मनोरंजन ने पूछताछ के दौरान अपने दोस्त साई कृष्ण के बारे में जानकारी दी और ये दावा किया कि संसद में घुसपैठ की साजिश रचने में वो भी शामिल था। इस जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस ने कर्नाटक के बागलकोट से साई कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया। जांच में ये बात भी सामने आई कि आरोपी साई कृष्ण के पिता कर्नाटक पुलिस में काम करते थे
और इसी तरह दिल्ली पुलिस की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के जालौन के रहने वाले एक शख्स को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए उस आदमी का नाम अतुल कुलश्रेष्ठ है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतुल भी संसद में सेंध लगाने की साजिश में गिरफ्तार आरोपियों के संपर्क में था और आरोप है कि उसे भी 13 दिसंबर को संसद के अंदर और बाहर हुए बवाल की पूरी जानकारी थी। मतलब अतुल कुलश्रेष्ठ नाम के इस आदमी को भी इस बात की जानकारी थी कि आतंकी हमले की बरसी के दिन ही एक बार फिर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की तैयारी की गई है। अतुल की पहचान तब हुई जब पुलिस ने एक रोज पकड़े गए सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की और इसी दौरान आरोपियों ने अतुल का नाम उगल दिया। जानकारी के मुताबिक 50 साल का अतुल उत्तर प्रदेश के जालौन का रहने वाला है और वो बेरोजगार है। संसद की सेंधमारी में अतुल का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम ने फौरन उसे भी हिरासत में ले लिया। सूत्रों का दावा है कि आरोपी अतुल भी फेसबुक पेज पर भगत सिंह फैन क्लब से जुड़ा था और लगातार व्हाट्सएप से ललित और उसके साथ पकड़े गए आरोपियों के संपर्क में था और इसी वजह से दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। सूत्रों का दावा है कि इस साजिश की तह तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस पकड़े गए आरोपियों के क्लोन सिम कार्ड जारी करवाने की तैयारी में है ताकि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का असली मकसद पता किया जा सके। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 13 दिसंबर को हुई इस घटना को अंजाम देने से पहले ललित झा ने चारों आरोपी नीलम, अमोल, सागर और मनोरंजन के मोबाइल फोन ले लिए थे। घटना के बाद वो दिल्ली से राजस्थान के नागौर भाग गया था और वहीं उसने सबूत मिटाने के लिए सभी मोबाइल फोन जला दिए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने उसकी निशानदेही पर नागौर से जले हुए मोबाइल फोन के टुकड़े बरामद कर लिए थे। लेकिन सूत्रों का दावा है कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के क्लोन सिम जारी करवाने की इजाजत मांगी ताकि उन सिम कार्ड से ये पता लगाया जा सके कि आरोपी किन किन लोगों के संपर्क में थे और इस साजिश में और कितने लोग शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि पुलिस इस साजिश का असली मकसद पता करने में भी जुटी है क्योंकि शक ये है कि कुछ मुद्दों पर सिर्फ सरकार का ध्यान खींचने के लिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो गोरखपुर के सांसद रवि किशन की चुटकी लेते नजर आए। वो गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दुकानदारों से बात कर रहे थे और इस कड़ी में उन्होंने मंच पर बैठे एक मोमोज वाले से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ये भी पूछा कि क्या उनकी दुकान में सामने बैठे नेताओं में कोई आया है, इसमें से कोई व्यक्ति आया खाने के लिए। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मोमोज वाले से ये सवाल पूछा, उसने बगैर 1 सेकंड लगाए गोरखपुर के सांसद रवि किशन का नाम ले दिया। हमारे सांसद जी आए थे। इस बात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से हैरत जताई, उसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम से हंस पड़े। मुख्यमंत्री के इस अंदाज को देखकर उनके ठीक बगल में बैठे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मुस्कुराने लगे। वहीं जेपी नड्डा के दूसरी तरफ बैठे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने गोरखपुर से सांसद रवि किशन के साथ मजाक करना शुरू कर दिया क्योंकि जैसे ही उस दुकानदार ने रवि किशन का नाम लिया, वहां मौजूद सभी लोग उनकी तरफ मुड़ गए और तभी योगी आदित्यनाथ ने उस दुकानदार से एक ऐसा सवाल पूछा कि वहां मौजूद नेताओं समेत सभी लोग मानो हंसी से फट पड़े। पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? इसके बाद तो योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन को सबके सामने ही मजे मजे में घेर लिया और उन्होंने भी जवाब देने में देर नहीं की। जिस अंदाज में रवि किशन ने जवाब दिया, वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। जेपी नड्डा तो रवि किशन को मुड़ मुड़ कर देखते रहे और हंसते चले गए। हालांकि उस मोमोज वाले ने फौरन इस मामले में रवि किशन का पक्ष लेते हुए इस बहस को खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत सुंदर। इसके साथ जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ आपस में धीरे से कुछ बात करते दिखाई दिए। इस दौरान दोनों के चेहरों पर हंसी साफ दिखाई दी। वहीं इस पूरी बातचीत के दौरान वहां मौजूद नेताओं समेत आम लोगों ने भी खुलकर ठहाके लगाए।
इधर जयपुर से आए विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर में विधानसभा भवन के बाहर एक आदमी अपने सिर पर चप्पल रखकर और गले में हांडी बांधकर न्याय की गुहार लगाता दिखा। भीलवाड़ा जिले से आए उस फरियादी ने आरोप लगाया कि पिछले साल झूठे आरोपों में फंसाकर सरकारी उसे बालिका स्कूल के प्रिंसिपल पद से हटा दिया गया था और उसी की गुहार लेकर वो विधानसभा के सामने पहुंचा था। सिर पर चप्पल और गले में हांडी लटकाए हरि सिंह नाम के उस फरियादी को विधानसभा के गेट के सामने से पुलिस वाले हटाते दिखाई दिए। ना वहाँ आपको किसी अधिकारी से मिलवा देंगे आपको, ठीक है ना। पुलिस वाले विधानसभा के सामने खड़े उस फरियादी को हटाकर पुलिस कंट्रोल रूम में ले जाने की कोशिश कर ही रहे थे कि वहां पर जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य की गाड़ी पहुंच गई। साहब से मिलाओ, आ जाओ महाराज। और वहां मौजूद लोगों ने उस फरियादी से बाल मुकुंद आचार्य के सामने अपनी बात रखने के लिए कहा, जिसके बाद गाड़ी में बैठे बाल मुकुंद आचार्य ने उस फरियादी से उसकी समस्या पूछी और गाड़ी से उतरकर उस फरियादी के सिर पर बंधे चप्पल और गले में लटकी हांडी को उतार दिया। बिल्कुल ये अपन क्या है, सिर्फ सुशासन आ गया, प्रशासन चला गया। उस फरियादी की गुहार सुनते हुए बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने पहले की कांग्रेस सरकार पर जुबानी वार किया और इस दौरान उस फरियादी को भरोसा दिया गया कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो पिछली सरकार की गलतियों की वजह से हुआ। सिर पर चप्पल रखे और गले में हांडी लटकाए उस फरियादी का शिकायत पत्र बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी गाड़ी में रखवा लिया और वादा किया कि उसकी समस्या का समाधान 2 दिन में हो जाएगा। विधानसभा के सामने मीडिया के कैमरों के बीच बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने उस फरियादी के सिर पर गमछा बांधा और गले लगा लिया। हालांकि इस दौरान बार बार वो कांग्रेस की पिछली सरकार को कोसते रहे। पिछली सरकार की कमियां और गलतियां इन लोगों में मत छोड़ो, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। बाल मुकुंद आचार्य ने भीलवाड़ा जिले से आए उस फरियादी को अपना काट दिया। इस दौरान फरियादी हरि सिंह ने भीलवाड़ा में बालिका महाविद्यालय खोलने की मांग की। थोड़ी देर बाद बाल मुकुंद आचार्य उस फरियादी को अपनी चप्पल तक निकालकर पहनाने की कोशिश करते दिखे। हालांकि उस फरियादी ने बाल मुकुंद आचार्य की चप्पल लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद बीजेपी विधायक ने वहां मौजूद पुलिस अधिकारी को उस फरियादी की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य चुनाव में जीत के तुरंत बाद मीट की दुकानों को बंद करवाने के वीडियो को लेकर भी चर्चा में आ गए थे, क्योंकि 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और उसके अगले ही दिन यानी 4 दिसंबर को वो हवा महल इलाके में खुले में लगी मांस की दुकान को बंद करवाते नजर आए थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, क्योंकि उस वीडियो में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य हवा महल इलाके में खुले में चल रही मांस की दुकान को बंद करवाते दिखे थे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने जब उनसे उन दुकानों को हटाने के लिए 2 दिन का समय मांगा था तो वो बुरी तरह भड़क गए थे। मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा, साथ में मिलीभगत मिठाई नहीं खाने दूंगा। विधायक के इस एक्शन के दौरान उनके कई समर्थक भी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने भी वहां जमकर हंगामा किया था। उस वीडियो में कुछ लोग विधायक बाल मुकुंद आचार्य को देखकर अपनी दुकानें बंद करते नजर आए थे। वीडियो में बीजेपी विधायक वहां मौजूद दुकानदारों के लाइसेंस पर हंगामा करते दिखे थे। रोका जा रहा है इनको 2 दिन। हालांकि मांस की दुकानों पर हंगामा करने वाले बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने 24 घंटे में ही माफी मांग ली थी, क्योंकि वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने उन पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने एक्शन के लिए माफी मांगी थी। उधर पश्चिम बंगाल के विधाननगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में एक सिलेंडर में जोरदार धमाका होता नजर आया। वहां एक दुकान में आग लगने के बाद उसमें रखा सिलेंडर फट पड़ा और इस जोरदार विस्फोट की वजह से वहां दहशत फैल गई। जिस दुकान में ये ब्लास्ट हुआ उसका शटर बंद था, लेकिन ताकतवर धमाके ने लोहे के मजबूत शटर के भी चीथड़े उड़ा दिए। धमाके के साथ तेजी से बाहर आई आग की लपटों ने रास्ते पर खड़े कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वहां चीख पुकार मच गई।
इस धमाके से कुछ देर पहले तक किसी को भी इस बात की आशंका नहीं थी कि वहां इतना भीषण विस्फोट होने वाला है, क्योंकि बाजार के बीचों बीच मौजूद उस दुकान में आग लगने की वजह से लगातार काला धुआं निकल रहा था, जिसे देखकर आसपास से आने जाने वाले लोग वहां खड़े हो गए। इस दौरान दुकान के सामने वाले रास्ते पर गाड़ियों का बेखौफ आना जाना भी जारी रहा, क्योंकि लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में वहां क्या होने वाला है। बताया गया कि दुकान में लगी आग ने वहां रखे सिलेंडर को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसकी वजह से वहां ऐसा भीषण धमाका हुआ जो कान के पर्दे तक फाड़ दे। और ये धमाका इतना ताकतवर था कि इसकी आवाज आसपास के इलाकों में भी सुनाई दी। इसके बाद तो वहां सनसनी फैल गई, क्योंकि सिलेंडर धमाके की इन तस्वीरों को देखकर लगा जैसे वहां कोई बम विस्फोट हुआ हो, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दुकान से निकली आग उस इमारत की ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस हादसे में 9 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। हालांकि दुकान में आग किस वजह से लगी इस बात का पता नहीं चल सका, इसीलिए पुलिस इस मामले में फॉरेंसिक टीम की मदद भी ले रही है। जांच में जुटे पुलिस कर्मियों को घटना स्थल से फटे हुए सिलेंडर का एक टुकड़ा भी मिला, जिसे देखकर इस धमाके की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी खबर आई पाकिस्तान के इस्लामाबाद से। वहां बलोच समुदाय के प्रदर्शनकारियों के विरोध मार्च को कुचलने के लिए पाकिस्तान की पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हजारों की तादाद में बलोच समुदाय के लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। उनका आरोप है कि पाकिस्तान की पुलिस ने बलूचिस्तान के कई लोगों को बगैर किसी आरोप के गिरफ्तार कर लिया था, और इसी बात का विरोध जताने के लिए पहले तो बलूचिस्तान में प्रदर्शन किए गए, और जब उनसे बात नहीं बनी तो हजारों की तादाद में बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने बजाय उनकी बात सुनने के उन पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें एक तरफ बलूच समुदाय के हजारों लोग दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की पुलिस उन्हें रोकने में अपनी ताकत लगाती नजर आई। उन लोगों ने जैसे ही बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने पहले उनका रास्ता वाटर कैनन से रोकना चाहा। हालांकि इससे कुछ देर के लिए भीड़ यहाँ वहाँ हुई। इसके बाद वो फिर इकट्ठा हुए और आगे की तरफ बढ़ने लगे, और जब इस्लामाबाद पुलिस से हालात नहीं संभले तो उसने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसके बाद तो वो पूरा इलाका धुएं से भर गया। हालांकि इसके बावजूद वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी जारी रखी, और यह हंगामा बढ़ता ही चला गया, क्योंकि ना तो इस्लामाबाद पुलिस हथियार डालने के लिए तैयार थी और ना ही प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए, जिसका असर ये हुआ कि देखते ही देखते इस्लामाबाद की वो सड़क जंग के मैदान में बदल गई और वहां महाभारत का युद्ध छिड़ गया। इस्लामाबाद पुलिस की सख्ती के बावजूद बलोच प्रदर्शनकारियों ने हिम्मत नहीं हारी और वो जाकर सीधे पुलिस वालों से ही भिड़ पड़े। इसके बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस वालों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। इससे वो गुस्से से भर गए और उनमें कुछ ने तो वहां आगजनी भी की। हालांकि इस दौरान उनमें कुछ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस वालों ने इतनी बेरहमी से लाठियां बरसाई कि कुछ लोगों के सिर तक फूट गए। उन लोगों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाना पड़ा, क्योंकि वहां पहुंचे हजारों प्रदर्शनकारियों का सामना जब पुलिस से हुआ तो वहां भगदड़ मच गई। ये वो लोग थे जो बलूचिस्तान में हो रही पाकिस्तान की सरकार और सेना की मनमानी के खिलाफ महीनों से विरोध जता रहे हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान के लोगों को जबरन अगवा कर लिया। मतलब उनके मुताबिक पाकिस्तान की पुलिस ने ना तो कोई उनको जुर्म बताया और ना ही कोई FIR दाखिल की, बस उन्हें वहां से उठाकर ले गई। माना जा रहा है कि इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो बलूच समुदाय पर हो रही ज्यादती के खिलाफ पाकिस्तान सरकार के विरोध में झंडा उठा रहे थे। और आरोप है कि इसी वजह से पाकिस्तान की सेना ने उन्हें वहां से गायब करवा दिया, क्योंकि आरोप है कि डेरा बुगटी और केच जैसे इलाकों के कई लोग पिछले कुछ महीनों से लापता भी हैं और पाकिस्तानी सेना की इसी हरकत के खिलाफ वहां के लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है।
इसके लिए वो पिछले कई महीनों से बलूचिस्तान प्रांत में प्रदर्शन कर रहे थे और अब वो इसका विरोध जताने राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उनका आंदोलन कुचलने के इरादे से पुलिस ने उन पर इस तरह से सख्ती बरती। उधर अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी के अंदर हुई गोलीबारी के दौरान किए गए ऑपरेशन का वीडियो पुलिस ने जारी किया। 15 दिन पहले लास वेगस की नेवाडा यूनिवर्सिटी में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके पूरे अमेरिका को दहला दिया था। यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस की टीम यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गई थी और हमलावर को मार गिराया था। और लास वेगस की पुलिस ने अब उस ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया, जिसमें किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह पुलिस वाले यूनिवर्सिटी में घुसते, तलाशी लेते और हमलावर को खत्म करते दिखे। 3 मिनट 53 सेकंड के वीडियो का एक एक फ्रेम रोमांच से भरा हुआ और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 6 दिसंबर को यूनिवर्सिटी के अंदर घुसे हमलावर के खिलाफ ऑपरेशन का ये वीडियो बॉडी कैम यानी पुलिस वालों की वर्दी में लगे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो की शुरुआत में कुछ पुलिसकर्मी यूनिवर्सिटी कैंपस में सीढ़ियों के जरिए ऊपर के गलियारे की तरफ जाते दिखाई दिए। हाथों में खतरनाक हथियार लेकर पुलिस के जवान एक एक कदम सावधानी से बढ़ाते नजर आए। और वहां पहुंचने के बाद 3-4 पुलिस वालों ने एक कमरे के दरवाजे को घेर लिया और यूनिवर्सिटी के अंदर दिन दहाड़े गोलीबारी करने वाले हमलावर को काबू में करने के लिए पुलिस ने हर कदम फूंक फूंक कर रखा। लास वेगस पुलिस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दूसरी मंजिल पर पहुंची पुलिस ने जब एक लंबे कॉरिडोर की तरफ जाने वाले दरवाजे को खोला तो उन्हें हमलावर की हल्की सी झलक नजर आई और उसे देखते ही एक पुलिस वाला सभी को सावधान रहने के लिए जोर से चिल्लाया, उस लंबे गलियारे में बने अलग अलग कमरों की सावधानी से जांच करते हुए पुलिस की टीम तेजी से आगे बढ़ती दिखी। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में लगातार इमरजेंसी अलार्म बजता सुनाई दिया ताकि सभी लोग सुरक्षित जगहों पर छिप जाएं। नेवाडा यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसे हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस टीम के जवानों की उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर थी, यानी एक झलक मिलते ही उसका काम तमाम करने की तैयारी थी। पुलिस के जवान उस गलियारे के एक एक कोने को खंगालते हुए आगे बढ़ते दिखे। इसी दौरान वहां जान बचाकर छिपे लोगों ने बताया कि इमारत की पहली मंजिल पर उन्होंने एक संदिग्ध को देखा है। यानी वो हमलावर थोड़ी देर पहले उस कॉरिडोर से होते हुए ऊपर की तरफ भाग निकला और जान बचाने के लिए किसी कमरे में जाकर छिप गया था। हमलावर की लोकेशन का सुराग मिलने के बाद पुलिस की टीम पलक झपकते ही पहली मंजिल पर पहुंच गई। हमलावर को खत्म करने का लॉस वेगस पुलिस का ये ऑपरेशन किसी वीडियो गेम की तरह आगे बढ़ता दिखा, जहां हर कदम पर मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। लेकिन बिना डरे हुए पुलिस वाले हथियारों से लैस उस हमलावर को दबोचने के लिए ऑपरेशन चलाते दिखे। पहली मंजिल पर पहुंचने के बाद पुलिस टीम ने एक कमरे के दरवाजे को तोड़ दिया और हथियारों के साथ पुलिस के कुछ जवान एक क्लासरूम में पहुंच गए, जहां हमलावर की गोली से बचने के लिए कुछ छात्र छिपकर बैठे थे। इसके बाद सभी छात्रों को वहां से सुरक्षित बचाकर कुछ पुलिस वाले अपने साथ ले गए। इस बीच कैंपस में मौजूद एक पुलिस वाले को वायरलेस पर सूचना दी गई कि हमलावर की गोली से कुछ लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद कैंपस में मौजूद पुलिस वाले यूनिवर्सिटी की उस इमारत की तरफ भागे जहां वो हमलावर छिपा था। इस दौरान पुलिस की एक टीम यूनिवर्सिटी कैंपस के छत पर उतरकर नीचे आती नजर आई। वहीं एक पुलिस वाला वहां घेरेबंदी करता दिखा ताकि कोई छात्र या कर्मचारी ऑपरेशन वाली जगह न जा सके।
क्योंकि फायरिंग की घटना के बाद पूरी यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस की टीम ने नेवाडा यूनिवर्सिटी की घेरेबंदी कर दी थी। कैंपस के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी और उस हमलावर की निगरानी के लिए पुलिस का एक हेलीकॉप्टर भी यूनिवर्सिटी कैंपस के ऊपर मंडराता दिखा। अमेरिकी समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 6 दिसंबर को दोपहर 11:45 पर पुलिस को यूनिवर्सिटी में हमले की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और दोपहर करीब 12:30 बजे एंटोनी पोलिटो नाम के उस हमलावर को मार गिराया गया था। हालांकि मारे जाने से एंटोनी पोलिटो ने नेवाडा यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर को मौत के घाट उतार दिया था। यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। 2 हफ्तों के लिए नेवाडा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बंद कर दिया गया। एक रोज पहले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने हमले में मारे गए शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसकर दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलीबारी करने वाले आरोपी की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर उसने यूनिवर्सिटी में घुसकर फायरिंग की उस घटना को अंजाम क्यों दिया था, जिसका जवाब उसके खात्मे के बाद लास वेगस की पुलिस ने अपनी प्रेस में दिया था। लास वेगस पुलिस के मुताबिक 67 साल के एंटोनी पोलिटो का पूरा नाम एंटोनी जेम्स पोलिटो था। 2001 से 2017 तक वो नॉर्थ कैरोलिना में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर रहा था। 2018 से 2022 तक नेवाडा यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में भी प्रोफेसर के पद पर तैनात रहा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एंटोनी पोलिटो को हटा दिया गया था। और लास वेगस पुलिस के मुताबिक नेवाडा यूनिवर्सिटी से हटाए जाने के बाद उसे कहीं भी दूसरी नौकरी नहीं मिली, जबकि उसने अमेरिका के अलग अलग यूनिवर्सिटी में नौकरी के लिए आवेदन भेजे थे। अमेरिकी समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक नेवाडा यूनिवर्सिटी में भी दोबारा नौकरी के लिए उसने 22 आवेदन पत्र भेजे थे, लेकिन बात नहीं बनी, जिससे भड़के एंटोनी पोलिटो ने कैंपस में घुसकर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक 45 मिनट के भीतर उसने यूनिवर्सिटी में 150 गोलियां चलाई थी। इतना ही नहीं, उसके पास गोला बारूद भी मौजूद था, यानी पूरी तैयारी के साथ वो 6 दिसंबर को वहां हमले के लिए घुसा था। और अगर उसने बम या गोला बारूद का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी में कर दिया होता तो भयानक तबाही मच सकती थी और सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। हालांकि अमेरिका में इस तरह की गोलीबारी की ये कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी अमेरिका में भीड़ में गोलीबारी की दूसरी कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और उनमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक नेवाडा यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी की घटना इस साल अमेरिका में हुई गोलीबारी की 38वीं घटना थी, जिसमें हमलावर को छोड़कर 3 या उससे अधिक लोगों की हत्या की गई। अमेरिका में एक साल में मास शूटिंग यानी भीड़ भाड़ में गोलीबारी का पिछला आंकड़ा 36 का था, जो पिछले साल दर्ज किया गया था। हालांकि इस साल पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले साल 2017 लास वेगस हमले की वजह से दहल उठा था। तब एक बंदूकधारी ने भीड़ भरे संगीत समारोह में गोलीबारी की थी, जिसमें 60 लोग मारे गए थे। बड़ी खबर आई गाजा के खान यूनिस में हमास पर लगातार हो रहे हमलों से जुड़ी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने 24 घंटे में गाजा में हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इजरायल ने बताया कि उसकी आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर एक दिन में ये ऑपरेशन किया और हमास की कमर तोड़ दी। इस ऑपरेशन के तहत इजरायल ने हमास का गढ़ कहे जाने वाले खान यूनिस में भी कई टारगेट तबाह किए और ऐसी ही एक इमारत की बर्बादी का वीडियो इजरायल की सेना ने जारी किया और दावा किया कि खान यूनिस में हमास के इस ठिकाने में रॉकेट और हथियार रखे थे। इस वजह से इजरायल की सेना ने हमास के उस ठिकाने पर अटैक किया और इजरायल के सैनिक दौड़ते हुए हमास के ठिकाने की ओर बढ़े। नजदीक पहुंचते ही ये सैनिक चौकन्ने हो गए और जैसे ही लगा कि गोली चलाने का सही समय आ गया है, इन सैनिकों ने धुआंधार गोलियां चला दी। ये ऑपरेशन इजरायल की सेना की 7वीं ब्रिगेड ने किया और वीडियो में इस ब्रिगेड के सैनिक खान यूनिस की सड़कों पर दौड़ते नजर आए। बीच बीच में गोलियों की आवाज भी आती रही। यही नहीं, इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजरायल का एक टैंक भी हमास ठिकाने के नजदीक पहुंच गया, क्योंकि इजरायल को खबर मिली थी कि हमास के इस ठिकाने में आतंकियों ने रॉकेट लॉन्चर रखे हैं। मतलब इजरायल की सेना के पास चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी।
और इसीलिए इजरायल के सैनिक टैंक लेकर पहुंचे। वो हमास के ठिकाने के अंदर नहीं घुसे, बल्कि खान यूनिस की एक ऐसी इमारत में गए जो हमास के ठिकाने के नजदीक थी। इजरायल के सैनिक दौड़ते हुए इस इमारत की ओर बढ़े और फिर खिड़की से हमास ठिकाने को टारगेट किया। खिड़की पर बंदूक ताने खड़े इस सैनिक ने कई राउंड फायरिंग की। वीडियो में दिखा कि खिड़की से हमास ठिकाना सामने ही दिख रहा था और इसीलिए वहां कई बार गोलियां चली। खिड़की से टारगेट पर गोलियां चलाने के बाद इजरायल के सैनिक सीढ़ियों से नीचे आए और एक टूटी फूटी इमारत के पास जाने लगे। रुक रुक कर वो गोलियां भी चलाते रहे। गोलीबारी करते करते अंधेरा हो गया और फिर इजरायल की वायुसेना ने मोर्चा संभाला, क्योंकि इजरायल की सेना ने दावा किया कि इजरायल की सेना ने दिन भर की गोलीबारी के बाद हमास लड़ाकों का हथियार खत्म कर दिया। और फिर इजरायल की सेना ने एयर स्ट्राइक की और हमास के एक ऐसे गोदाम को तबाह कर दिया जहां गोला बारूद ही नहीं, रॉकेट लॉन्चर भी रखे थे। और इजरायल की सेना के मुताबिक 24 घंटे में पूरे गाजा में हमास के 200 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो गए। इसके लिए इजरायल की आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर काम किया और गाजा के बाकी हिस्सों समेत हमास के गढ़ खान यूनिस में हाहाकार मचा दिया। इजरायल के मुताबिक उसके सैनिक उस सुरंग तक पहुंच गए जिसमें याह्या सिनवार छिपा था। लेकिन इजरायल के सैनिकों के आने की खबर मिलते ही याह्या सिनवार इस सुरंग से निकलकर भाग गया। ये सुरंग ढूंढते हुए इजरायल के सैनिक एक इमारत तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक खास हिस्से में जमीन पर लगी टाइल्स हटाई और टाइल्स हटाते ही सुरंग में घुसने का रास्ता मिल गया। ये वीडियो देखकर आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हमास की ये सुरंग किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। सीढ़ी के रास्ते इसमें घुसने के बाद लगा कि इससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये सुरंग काफी लंबी थी। हालांकि इसमें बिजली का कनेक्शन और दरवाजे भी थे, यानी भूल भुलैया जैसी दिखने वाली इस सुरंग को हमास ने सोच समझकर बनाया था। और इसके बारे में किसी और को पता लगना, इसमें घुसना और फिर बाहर निकलना मुश्किल था। लेकिन याह्या सिनवार को सुरंग में घुसने वाले और बाहर निकलने वाले दोनों रास्ते पता थे। और इजरायल की सेना के मुताबिक जैसे ही सिनवार को पता चला कि वो पकड़ा जाने वाला है, वो सुरंग से फरार हो गया, क्योंकि इजरायल ने दावा किया कि याह्या सिनवार पिछले कई दिनों से इस सुरंग में छिपा था। इजरायल की सेना ने खुफिया जानकारी इकट्ठा की थी कि सिनवार एक जगह पर रहने के बजाय लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सिनवार अपने 2 बार ठिकाने बदल चुका है और हर बार वो तब भाग जाता है जब इजरायल के सैनिक उस तक पहुंचने वाले होते हैं। यानी 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए खतरनाक हमले का मास्टरमाइंड एक बार फिर इजरायल के हाथ से निकल गया और अब उसे पकड़ने के लिए एक बार फिर इजरायल को गाजा की सुरंगें खंगालनी होंगी। उधर न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आर्मेनिया के बाद ब्राजील, फिलीपींस और मिस्र भी भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम खरीद सकते हैं। खबर के मुताबिक भारत के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खूबियों को देखते हुए तीनों देश इसे खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि आर्मेनिया इस ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पहले ही खरीद चुका है, लेकिन अब 3 और देश इसे जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की ताकत है। ये दुश्मनों की मिसाइल पर अचूक निशाना साधता है। इसकी खूबियों को देखकर ही दुनिया के कई देश इसे अपनी सेना में शामिल कर उसकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक साथ कई निशानों को भेद सकता है। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने इसका परीक्षण किया था और उस दौरान आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने एक साथ 4 टारगेट को मार गिराया। आर्मेनिया इस डिफेंस सिस्टम को पहले ही खरीद चुका है और अब खबर है कि ब्राजील, मिस्र और फिलीपींस भी इसे खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को विकसित करने वाला DRDO इसे लगातार नई तकनीक से लैस करने में जुटा है। आकाश एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की गति, ताकत और अचूक निशाना इसे बेहद घातक हथियार बना देता है। क्योंकि ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हवा में दुश्मनों की मिसाइल और विमान को पल भर में ढेर करने की ताकत रखता है। इसकी ताकत दुनिया के सामने DRDO के परीक्षण के दौरान आ भी गई थी।
इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक है, यानी ये इतनी दूरी तक के टारगेट को आसानी से ढेर कर सकता है। इसके साथ ही ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर भी अपने निशाने को भेद सकता है। इसमें ऐसा सेंसर लगा है जो लक्ष्य का पता लगाने से लेकर उसे मार गिराने में मदद करता है। डीआरडीओ ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 3 वर्जन तैयार किए हैं और उनमें सबसे खतरनाक आकाश NG है, जिसकी रेंज करीब 80 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 2014 में भारतीय वायुसेना और 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था और अब इसे ब्राजील, फिलीपींस और मिस्र भी अपनी सेना का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इधर राजस्थान के भीलवाड़ा से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां लापरवाही की वजह से 2 मंजिला मकान से 1.5 साल का एक बच्चा नीचे गिर गया और इस दर्दनाक घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि सामने आए उस वीडियो में वो बच्चा 2 मंजिला मकान से अचानक नीचे गिरता नजर आया, जबकि इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं दिखा और वो बच्चा कुछ देर तक उस मकान के बाहर बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। लेकिन उस मकान के थोड़ी ही दूर खड़े लोगों ने जब ये देखा तो ऐसा लगा जैसे उनकी सांसें थम गई। तभी एक लड़का उस बच्चे की तरफ भागता हुआ आया और उसके पीछे एक महिला भी वहां पहुंच गई और दोनों ही उस बच्चे को इस हालत में देखकर घबरा गए। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वो लड़का और महिला दोनों ही उस बच्चे को उठाने लगे। तभी उस मकान के अंदर से दूसरी महिला तेजी से बाहर निकलती नजर आई। बताया गया कि 2 मंजिल से गिरने की वजह से वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। It's time to break free. Break away to the greens. Stop. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। It's time to break free. Break away to the greens. Stop. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. बड़ी खबर आई दिल्ली में एक कारोबारी के घर पर हुई फायरिंग से जुड़ी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम ने फायरिंग करवाने वाले मास्टरमाइंड को दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम नरेंद्र यादव बताया गया, जो यूपी के कानपुर का रहने वाला है। पुलिस का दावा है कि आरोपी नरेंद्र के इशारे पर ही करीब 1 महीने पहले 30 नवंबर को दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले कारोबारी गौरव त्यागी के घर पर फायरिंग की गई थी। उस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था और उस वीडियो में बाइक सवार 2 बदमाश कारोबारी के घर पर गोली चलाकर फरार होते दिखाई दिए थे। और इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी, क्योंकि इस वारदात को रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने करीब 1 महीने बाद इस वारदात के मास्टरमाइंड बताए जा रहे नरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस का दावा है कि नरेंद्र यादव के इशारे पर ही 2 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में एक बदमाश दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले कारोबारी गौरव त्यागी के घर के अंदर पिस्तौल से गोली चलाता नजर आया। ये वीडियो पिछले महीने की 30 तारीख का बताया गया। पुलिस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें दोपहर के वक्त एक बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश कारोबारी के घर के सामने पहुंचे। तभी बाइक पर पीछे बैठा एक बदमाश नीचे उतरा और फिर दौड़ते हुए कारोबारी के मकान के दरवाजे पर पहुंच गया। घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। वहां पहुंचने के बाद उस बदमाश ने पिस्तौल से घर के अंदर गोली दाग दी। फायरिंग करने के बाद वो बदमाश अगले ही पल
वहां से भाग निकला। वो दौड़ते हुए अपने साथी के पास पहुंचा और फिर दोनों किसी के कुछ भी समझने से पहले वहां से फरार हो गए। हालांकि करीब 1 महीने बाद पुलिस ने इस घटना के मास्टरमाइंड नरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस वारदात को अंजाम देने का मकसद कारोबारी को डराना और उससे पैसों की उगाही करना था, क्योंकि जांच के दौरान ये बात सामने आई कि फायरिंग करने वाले बदमाशों ने उस कारोबारी से 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। और इसके लिए गोली चलाने वाले बदमाश ने कारोबारी के घर में एक पर्ची भी फेंकी थी। पुलिस के मुताबिक कारोबारी के घर पर गोली चलाने वाले दोनों बदमाश नाबालिग हैं और उन्होंने पैसों के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उनका मकसद बिल्डिंग मटेरियल यानी निर्माण से जुड़ा सामान सप्लाई करने वाले कारोबारी गौरव त्यागी से पैसों की अवैध वसूली करना था। इसी वजह से 30 नवंबर के इस वीडियो में गोली चलाने से पहले बदमाश कारोबारी के घर के अंदर एक पर्ची फेंकता नजर आया। पुलिस के मुताबिक उस पर्ची पर कारोबारी से लाखों रुपए की डिमांड की गई थी। उसमें एक्सटॉर्शन की पर्ची भी फेंकी गई थी, जिसमें गोगी गैंग के नाम से 50 लाख रुपए डिमांड किए गए थे। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। फौरन मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। बाद में पुलिस ने इस वारदात में शामिल दोनों नाबालिग बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। और सूत्रों का दावा है कि उन दोनों नाबालिग बदमाशों ने पुलिस के सामने वारदात से जुड़ा हर एक राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने कारोबारी गौरव त्यागी से पैसे निकलवाने के लिए गोगी गैंग के नाम का इस्तेमाल किया था। जबकि सूत्रों का दावा है कि इस वारदात में शामिल बदमाशों का गोगी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि आरोपी नरेंद्र यादव को ये बात अच्छी तरह पता थी कि कारोबारी गौरव त्यागी से पैसा निकलवाना आसान काम नहीं है, इसलिए उसने वसूली के लिए गोगी गैंग का नाम इस्तेमाल किया था, ताकि डर की वजह से कारोबारी उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। ये वही गोगी गैंग है जिसके गुर्गो ने इसी साल दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सूत्रों का दावा है कि आरोपी नरेंद्र यादव ने दोनों नाबालिग बदमाशों को पैसों का लालच दिया था और उन्हें अपनी इस साजिश में शामिल कर लिया था। कारोबारी को डराने के लिए उसने दोनों नाबालिगों से उनके घर पर गोली चलवाई और फिर पर्ची फेंककर उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। हालांकि पुलिस ने 1 महीने के अंदर गोली चलाने वाले दोनों बदमाशों के साथ साथ साजिश रचने वाले नरेंद्र यादव को भी दिल्ली के नजदीक नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि आरोपी नरेंद्र यादव ने दुबई के नंबर से कारोबारी गौरव त्यागी को धमकी भरे मैसेज भेजकर उनसे पैसों की मांग की थी। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि आरोपी नरेंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है और उस पर दिल्ली के रानी बाग इलाके में पहले से ही एक केस दर्ज है। हालांकि पुलिस की पूछताछ में आरोपी नरेंद्र यादव ने कारोबारी के घर पर गोली चलाने वाले और उसके पीछे की पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में उसने बताया कि वो पहले दुबई में नौकरी करता था, लेकिन बाद में उसने वहां लैपटॉप का कारोबार शुरू कर दिया था। इसका आना जाना दुबई में रेगुलर है और ये दुबई में लैपटॉप ट्रेडिंग का काम करता था। सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में आरोपी नरेंद्र ने ये भी बताया कि उसे अपने एक दोस्त से मुंबई का नंबर हासिल किया था और वो उसी नंबर से लोगों को दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे वसूलता था। उसी दौरान उसने उसी नंबर से कारोबारी गौरव त्यागी को भी कई धमकी भरे मैसेज भेजे थे और उनसे गोगी गैंग के नाम पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी से। राजौरी में आतंकियों के हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इस हमले के बाद राजौरी के थाना मंडी इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया। खबर है कि वहां कई आतंकी छिपे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पिछले कई घंटों से इस इलाके में मुठभेड़ जारी है। इससे पहले आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद से ही राजौरी को पुंछ से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर हाई अलर्ट है। सुरक्षा बल के जवान वहां के चप्पे चप्पे की तलाशी लेने में जुटे हैं ताकि एक भी आतंकी भाग न सके।
कोमल हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, और क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल शिवानी, ये एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। इससे पहले 20 अप्रैल इसी साल भी हमला हुआ था, सेम इसी तर्ज पर हमला हुआ था। ऐसे ही आतंकी घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने सैनिकों के वाहन पर हमला किया था। 5 जवान तब भी हमारे शहीद हुए थे और आज भी आप देखिए कि यहाँ पर 5 जवान शहीद होने की जो खबर है अभी तक आ रही है। और ये बड़ा हमला हुआ है, दोनों गाड़ियों पर हमला किया है। अभी तक जो खबर है कि आतंकी जो है उसी इलाके में छुपे हुए हैं, चारों तरफ से इलाका भी घेरा हुआ है। और सबसे बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जो आतंकी है उनको स्थानीय लोगों की मदद मिली है, तभी उन्होंने घात लगाकर वहां पर हमला किया है। पहले से ही वो वहां पर पेड़ों में छुपे हुए थे और ठीक उसी तर्ज पर बीजी हमले की तर्ज पर इन्होंने ये हमला दोहराया है। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया कोमल। और बड़ी खबर आई म्यांमार में चीन के बढ़ते दखल से भड़की हिंसा से जुड़ी। बताया जा रहा है कि वहां अपनी पैठ बनाने के लिए चीन फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा किया गया कि एक तरफ चीन ने म्यांमार की सेना को करोड़ों डॉलर के हथियार दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वहां विद्रोही संगठनों को भी वो अपना समर्थन भी दे रहा है, जिससे म्यांमार की सेना और वहां के विद्रोहियों के बीच छिड़ी जंग और खतरनाक साबित हो सकती है। मतलब साफ है कि म्यांमार में अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। भले ही विद्रोही और सेना के बीच चल रहे तनाव की वजह से म्यांमार के लोग हिंसा की आग में जल रहे हों, लेकिन चीन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो उसने म्यांमार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी शुरू कर दी, क्योंकि म्यांमार में तख्ता पलट के बाद चीन वहां की सेना का समर्थन कर रहा है। लेकिन इस बीच जो खबर आई उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। असल में ये दावा किया गया कि चीन म्यांमार की सेना को हथियार मुहैया कराने के साथ साथ वहां के विद्रोहियों को भी हथियारों की मदद भेज रहा है। यानी कि वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता कि म्यांमार में हिंसा रुके। ऐसे में ये माना जा रहा है कि म्यांमार में विद्रोह की आग को और भड़काने में चीन का हाथ है, क्योंकि वो एक साथ म्यांमार की फौज और विद्रोही संगठन दोनों को ही हथियारों की खेप भेज रहा है। और दुनिया के देश इसे एक तरह से फूट डालो और राज करो की नीति बता रहे हैं, क्योंकि चीन सेना और विद्रोही दोनों को ही साथ लेकर चलने की कोशिश में जुटा है, ताकि म्यांमार में फैले उसके व्यापार को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे। जबकि चीन ने ये आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों ने म्यांमार के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए हैं उसकी वजह से हिंसा को और बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि चीन म्यांमार में फैले अपने व्यापार की वजह से वहां फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि चीन ने वहां अपने कारोबार का जाल बिछा रखा है। तख्ता पलट के साथ ही उसने वहां करोड़ों डॉलर निवेश किए थे। और म्यांमार में जारी गृह युद्ध की वजह से चीन के कारोबार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन को डर सता रहा है कि म्यांमार की सेना के खिलाफ भड़के विद्रोही संगठन आने वाले दिनों में उसके लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। इसीलिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। असल में म्यांमार की सेना के संरक्षण में चीन ने वहां खुलकर अपने व्यापार को बढ़ाया। बताया गया कि चीन की कंपनियों को वहां फैक्ट्री लगाने के लिए मुफ्त में बड़े पैमाने पर जमीन मुहैया कराई गई। यानी कि सीधे तौर पर म्यांमार से चीन अपना फायदा उठा रहा है। ऐसे में अगर विद्रोहियों की ताकत और बढ़ी तो वो म्यांमार में चीन से जुड़ी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। इतना ही नहीं, अगर वहां की सत्ता की कमान विद्रोहियों के हाथ में चली गई तो चीन को वहां अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। इसलिए माना जा रहा है कि चीन ने अपने कारोबार को बचाने के लिए चाल चल दी। मतलब कि वो सेना और विद्रोही दोनों को समर्थन देकर खुद को बचाने की कोशिश में जुटा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रोज पहले ही विद्रोहियों ने म्यांमार से लगी चीन की सीमा पर उसकी एक और चौकी पर कब्जा कर लिया और दावा किया जा रहा है कि इसके बाद ही चीन ने म्यांमार के विद्रोहियों को हथियारों की मदद देने का फैसला किया। क्योंकि विद्रोहियों ने न सिर्फ उस चौकी पर कब्जा किया बल्कि वहां से चीन की सीमा पर निगरानी भी शुरू कर दी और इसके जरिए चीन को ये चेतावनी भी दे दी कि वो रुकने वाले नहीं हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर म्यांमार में सेना के शासन को हटाने के खिलाफ उनके रास्ते में जो आएगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। असल में ये म्यांमार के विद्रोहियों का पहला कब्जा नहीं था। इससे पहले भी विद्रोही चीन की 4 और चौकियों पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। यानी कि अपनी सेना से भड़के विद्रोही चीन की सेना के ठिकानों को निशाना बनाने में जुट गए। इसीलिए म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मौजूद चौकियों पर
तेजी से विद्रोही कब्जा कर रहे हैं। बताया गया कि म्यांमार से लगी चीन की सीमा पर उसकी सेना की जिस चौकी पर विद्रोहियों ने कब्जा किया वो 5वीं चौकी थी। ऐसे में यह आशंका जताई जाने लगी कि विद्रोही चीन के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और इसकी भनक लगते ही चीन ने आखिरी दांव चल दिया। क्योंकि चीन को डर सता रहा है कि म्यांमार में भी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा ना हो जाए। असल में चीन पाकिस्तान में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सीपीईसी के जरिए लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा था, लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीच कारोबार बढ़ाने के मकसद से बनाने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम बंद करना पड़ा। क्योंकि चीन ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार उसकी कंपनियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर पाई और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम ठप हो गया। ये माना जाता है कि चीन को रोकने के लिए टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान ने वहां कई हमले किए। इतना ही नहीं, आतंकी संगठन टीटीपी ने दावा किया था कि वो सीपीईसी प्रोजेक्ट को कई बार निशाने पर ले चुका है, जबकि टीटीपी के लड़ाकू ने इस प्रोजेक्ट में लगे कई इंजीनियरों को अगवा कर उन्हें मार डाला था और चीन के नागरिकों की सुरक्षा में तैनात पाकिस्तानी सेना के जवानों पर भी हमले किए थे। मतलब कि सुरक्षा न मिलने की वजह से चीन को सीपीईसी प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और ऐसे में चीन ये नहीं चाहता कि म्यांमार में भी पाकिस्तान जैसे हालात बने और उसका नुकसान झेलने के लिए उसे मजबूर होना पड़े। इसलिए माना जा रहा है कि वो म्यांमार में सेना और विद्रोहियों को साथ लेकर चलने की रणनीति अपना रहा है। और बीते 2 महीनों में म्यांमार के विद्रोहियों का जो आक्रोश दिखा उसे देखकर माना जा रहा है कि चीन ने सबक ले लिया। हाल के दिनों में गुस्साए विद्रोहियों ने चीन से सामान लेकर जा रहे ट्रकों के काफिले में आग लगा दी थी और ऐसा करके उन्होंने चीन को साफ संदेश दे दिया था कि म्यांमार की सेना का समर्थन करने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मतलब कि चीन को डराने के लिए विद्रोहियों ने यह हमला किया था, जबकि 2 महीने पहले उन्होंने चीन और म्यांमार को जोड़ने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर को ही तबाह कर दिया था। और इसके बाद तो ऐसा लगने लगा था जैसे विद्रोही म्यांमार की फौज पर भारी पड़ रहे हैं, जो एक साथ अपने देश की फौज के साथ चीन के सैनिकों को भी तगड़ा जवाब दे रहे हैं। यानी कि वहां विद्रोहियों की पकड़ मजबूत होने की वजह से चीन पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा। और ऐसे में चीन की सेना को हाथ से म्यांमार की सत्ता कभी भी छीनने का डर सताने लगा। इसीलिए ये माना जा रहा है कि वहां पैठ बनाने के लिए चीन ने अपनी रणनीति बदल दी, ताकि म्यांमार की सेना के साथ साथ विद्रोही संगठन भी उसके ही इशारों पर काम करें। बड़ी खबर आई रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी। यूक्रेन के सैनिकों ने नेटो की निगरानी में ठंड से जंग लड़ने का अभ्यास किया। यह अभ्यास पोलैंड में हुआ। बेल्जियम, फ्रांस और पोलैंड के प्रशिक्षकों ने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दी और कड़ाके की ठंड में जंग लड़ने के तरीके सिखाए, क्योंकि यूरोप में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है और रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। करीब 2 साल पहले शुरू हुई इस जंग में ये दूसरी सर्दी है और इसीलिए नेटो के प्रशिक्षकों ने यूक्रेन को ठंड में जंग लड़ने के तरीके सिखाए। और कड़ाके की ठंड के बीच यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग हुई। चारों तरफ फैली बर्फ की सफेद चादर के बीच यूक्रेन के सैनिक बंदूक लेकर मैदान में उतरे और गोलियां चलाते हुए युद्ध अभ्यास शुरू किया। ये तो था युद्ध अभ्यास, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने इसमें इतनी ताकत झोंकी मानो वो सच में जंग लड़ रहे हों। उन्होंने इतनी गोलियां चलाई कि कड़ाके की ठंड में पूरा इलाका फायरिंग से गूंज उठा। यूक्रेन के सैनिकों की ये ड्रिल उसके पड़ोसी देश पोलैंड में हुई। क्योंकि सर्दियों में जंग लड़ना आसान काम नहीं है और इसीलिए नेटो ने बर्फ से ढके पोलैंड के मिलिट्री बेस में यूक्रेन के सैनिकों से युद्ध अभ्यास करवाया। बेल्जियम, फ्रांस और पोलैंड के प्रशिक्षकों ने उन्हें ठंड में जंग लड़ने के तरीके सिखाए और यूक्रेन के सैनिकों को बताया कि कैसे वो सर्दी में रूस के वार से बच सकते हैं, क्योंकि युद्ध अभ्यास के दौरान कुछ सैनिक बर्फ के बीच फायरिंग करते हुए आगे बढ़े तो कुछ ने बंकरों में घुसकर पोजीशन ली और फिर दुश्मन पर हमले का अभ्यास शुरू हो गया। इस युद्ध अभ्यास में कई बख्तरबंद गाड़ियों को भी शामिल किया गया और जबरदस्त बर्फबारी के बीच यूक्रेन सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई।
क्योंकि करीब 2 साल पहले शुरू हुई यूक्रेन जंग की एंट्री दूसरी सर्दी में हो चुकी है और ये जंग केवल यूक्रेन के ही नहीं, रूस के लिए भी परेशान करने वाली है। क्योंकि यूरोप में जबरदस्त बर्फबारी के बीच रूस के लिए जंग आसान नहीं है। रही बात यूक्रेन की, तो उसके सामने सैनिकों की संख्या भी परेशान करने वाली है। यानी यूक्रेन के एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। और इसी परेशानी से निकलने के लिए यूक्रेन के सैनिक नेटो देश पोलैंड पहुंच गए और पोलैंड के पश्चिमी हिस्से के उदन गांव में बने मिलिट्री बेस पर उन्हें ऐसे हालात में जंग लड़ना सिखाया गया। यूक्रेन और पोलैंड सीमा साझा करते हैं और रूस के हमले के बाद यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने यूक्रेन का बहुत साथ दिया था। और अब यूक्रेन के सैनिकों को पोलैंड में ही ट्रेनिंग मिल रही है और वो कड़ाके की ठंड में जंग लड़ना सीख रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन की परेशानी लगातार बढ़ रही है। एक तरफ सर्दियां हैं तो दूसरी तरफ हथियारों और पैसों की कमी। ज़ेलेंस्की कई बार यूक्रेन की ये परेशानियां दुनिया को बता चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी समस्या इससे बड़ी है क्योंकि यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए लाखों सैनिकों की जरूरत है। और ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सेना में 5 लाख सैनिकों की भर्ती का प्रस्ताव दिया है। बहुत जल्द उनका ये प्रस्ताव चर्चा के लिए यूक्रेन की संसद में पेश भी हो सकता है। यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने बयान दिया कि यूक्रेन को सैनिकों के अलावा पैसों की भी जरूरत है। यानी यूक्रेन के पास ना पैसे हैं और ना जंग लड़ने के लिए सैनिक। ऊपर से सर्दियां आ गईं और यूक्रेन की परेशानी 2 गुनी हो गई। क्योंकि यूक्रेन जानता है पुतिन कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और सर्दियों में तो रूस की सेना और खतरनाक हो सकती है। हालांकि पुतिन ने संकेत दिए कि वो यूक्रेन से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एक बात से रूस कभी भी समझौता नहीं करेगा और वो बात है रूस के नागरिकों के हितों की रक्षा। यानी पुतिन ने एक बार फिर बता दिया कि यूक्रेन जंग में चित भी उनकी होगी और पट भी, क्योंकि अगर यूक्रेन से रूस ने बात की भी तो वो बातचीत रूस की शर्तों पर होगी। Исторических перспектив и стратегических интересов российского государства даже через 10, через 15 лет это неприемлемо. Что такое сегодня нет? यानी 2 साल से चल रही जंग के रुकने का चांस नहीं दिख रहा। खुद ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें नहीं पता कि युद्ध कब रुकेगा। बड़ी खबर आई कोरोना से जुड़ी। कोरोना ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 358 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना के नए रूप से भी परेशानी बढ़ती दिख रही है। हालांकि WHO के मुताबिक JN.1 वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मौजूदा वैक्सीन JN.1 वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है क्योंकि देश भर में पिछले 2 हफ्तों में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की और लोगों से कोरोना से ना घबराने की अपील की और लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने के लिए भी कह दिया क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए और 6 मरीजों की मौत हो गई, जबकि पूरे देश में कोरोना के 2669 एक्टिव मरीज हैं और उनमें अकेले केरल में 300 मरीज हैं। यानी देश में कोरोना के जितने भी मरीज हैं उनमें 88% केरल में हैं। इस बीच कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट ने बेहद तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और भारत में इस वेरिएंट के अब तक 21 मरीज सामने आए हैं। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन तक ये वेरिएंट लोगों को बीमार कर रहा है। और इसीलिए एक दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की और लोगों से अपील की कि वो घबराएं नहीं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने लोगों से मास्क पहनने और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की भी अपील की क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 तेज रफ्तार से फैल रहा है। बीते 2 हफ्तों में वायरस के जितने भी सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए उन सभी सैंपलों में JN.1 वेरिएंट ही पाया गया। और इसीलिए कर्नाटक और चंडीगढ़ में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। JN.1 के लक्षण भी कोरोना के बाकी वेरिएंट की ही तरह हैं। JN.1 की चपेट में आने पर सांस लेने में परेशानी होती है, हल्का बुखार चढ़ता है और तेज खांसी भी हो सकती है। इसके साथ ही नाक बंद हो सकती है और गले में खराश भी रहती है। वहीं सिर में दर्द और पेट खराब होना भी इसी वेरिएंट के लक्षण हैं।
और इसीलिए इस वेरिएंट को लेकर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलर्ट हो गए। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन स्ट्रेन से निकला है। हालांकि WHO ने साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा वैक्सीन JN.1 वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। इधर मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। निचले स्तर पर खुलने के बाद बाजार नुकसान की भरपाई करने में सफल रहा और एक दिन पहले की गिरावट के बाद बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। इस दौरान ऑटो सेक्टर को छोड़कर BSE के सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। सबसे ज्यादा खरीदारी IT, मेटल और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में रही। यही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में उछाल रहा, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 359 अंक चढ़कर 70,865 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 105 अंकों की उछाल के साथ 21,255 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। दंश की आदत छुड़ा दे शब्द तो कुछ बात हो, दंश की आदत छुड़ा दे शब्द तो कुछ बात हो, सांप को सीढ़ी बना दे शब्द तो कुछ बात हो। सौबात की एक बात कही विनय ने, सीढ़ियों पर धूप तो सबके लिए होती नहीं, धूप की सीढ़ी बना दे शब्द तो कुछ बात हो। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त होगा सौबात की एक बात का।